खेती के बाद सबसे ज्यादा लोग अगर किसी रोजगार से जुड़े हैं तो वो है हस्तशिल्प, जिसमें बसती है भारत की आत्मा, भारत की पहचान। तेजी से बदलते समय में भी हमारी सांस्कृतिक धरोहरों और परंपराओं का स्थान अछूता ही रहता है। यथार्थ के धरातल पर आज भी कायम है सतरंगी कला और सांस्कृतिक संपदा, और इन दोनों का नायाब उदाहरण है आगरा, एक ऐसा शहर जिसकी पच्चीकारी की कला और पेठा बनाने की सांस्कृतिक संपदा आज इस शहर के नाम पर लगे सितारे बन गए हैं। बहुत से लोग तो पसंद करते हैं कि पेठे के साथ दाल मोठ को भी छुपा छुपा के खाने में उसका आनंद ही कुछ अलग आता है। जो आदमी, जो भी टूरिस्ट आगरे आएगा, ताजमहल देखने आएगा तो वो पेठा लिए बगैर नहीं जाएगा। यानी कि ताजमहल की पहचान पेठे से है और पेठे की पहचान ताजमहल से है। आज ये एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। और वहाँ बैठी एक बूढ़ी सी एक है डुगरिया, और ऐसे बोल मत बोल डोगरी, यही बोल तेरे खा जाएंगे, तू तो चली जातांगे में हम पैदर पैदर आ जाएंगे। आगरा यमुना के तट पर बसा उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। आगरा पत्थर के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पत्थर तराशे जाते हैं और उनमें जान डाली जाती है। इटालियन भाषा के शब्द पिएत्रा ड्यूरा का अर्थ है सख्त पत्थर। मार्बल की यह कला सबसे पहले रोम में सन 1500 के आसपास उभरी और फ्लोरेंस शहर में जाकर परिपक्व हुई। पिएत्रा ड्यूरा की ख्याति और उसके बने आइटम्स यूरोप से मध्य पूर्व एशिया पहुंचे और उन्होंने मुगल शासकों का मन मोह लिया। उनकी इस पसंद का प्रतिबिंब उभरा 17वीं शताब्दी में भारत में, जिसने आकार लिया सफेद मार्बल के ताजमहल के रूप में। उस समय से आगरा और मार्बल कला एक दूसरे के भीतर इतना रच बस गए कि एक का जिक्र दूसरे के बिना अधूरा सा लगता है। वो कला के जादूगर जिन्होंने ताजमहल पर अपने हाथों की नक्काशी उकेरी, उन्हीं के वंशज आज आगरा के मार्बल उद्योग की रीढ़ की हड्डी हैं। मैं यहीं रहता हूँ ताजियन में। बाप दादा के टाइम पुराने जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो बाहर के थे, समझे। अब वो लोग तो सब पीढ़ियाँ ख़त्म होती गई, अब हम तो यहीं पर ही रह रहा हूँ और अपने थोड़ा बहुत काम करते हैं, दुकानदारों में ले आते हैं। मन का पंछी तो हर क्षण वर्तमान के पार अतीत में निकल जाता है, यादों का सफर तय करता हुआ, जहां यादों के लंबे लंबे साए हैं, कभी हंसाते तो कभी रुलाते। इस काम को मैं 20 वर्षों से कर रहा हूँ और ये मार्बल इनले वर्क जो है ये मुग़लों के टाइम से मशहूर है बहुत। इसके कारीगर जो है ईरान से आए थे, जिन्होंने ताजमहल के अंदर काम करा, जो उस टाइम से लेके इस टाइम तक ये काम आज तक जो है बनी रहा है। और ये एक बहुत ही बारीक काम है और बहुत ही अच्छी कला है। कि सान से जो है घिसाई का काम होता है और टाँकी से जो है भराई का काम होता है, जिससे कि पूरा पीस तैयार होता है। आगरा का मार्बल उद्योग भारतीय उपमहाद्वीप का एक आकर्षक और लोकप्रिय उद्योग है। मार्बल की कलाकारी में मार्बल इनले का रूप सबसे खूबसूरत होता है, यानी पत्थरों को काटकर हाथ से पच्चीकारी की जाती है। ताजमहल इसका सबसे सही उदाहरण है। ताजमहल के अंदर काफ़ी लोग जो आते हैं पर्यटक, इसी काम को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये काम कहीं और नहीं है। इनले का काम ताजमहल के अंदर ही ज़्यादातर हो रहा है। फॉरेनर्स इसको लाइक करते हैं, इंडियन भी इसको लाइक करते हैं। ताजमहल के पास में हैंडीक्राफ्ट के अलावा और कोई काम हो भी नहीं सकता है। इनले के ही काम है और ताजमहल के पास में है, और कोई काम हमारा चलेगा भी नहीं। इसी काम को हमने सोचा और इनले का काम हमने चालू कर दिया है। इसको लोग इसके ऊपर डिपेंड हैं। यहाँ की काफ़ी फैमिली जो है इस ताजमहल के ऊपर डिपेंड है। ताजमहल रहेगा तो उनकी फैमिली की रोजी रोटी इससे चलेगी।
एक जो इनले वर्क होता है वो होता है बहुत महीन, बहुत बारीक, जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस आपको लेना पड़ेगा, उतनी महीन उसमें इनले वर्क होगी। दूसरा हम बात करते हैं स्टैंडर्ड, जो कि ताजमहल में इंटीरियर में इस्तेमाल हुआ है। उसमें आप अगर देखेंगे तो एक फूल में करीब 50 से 60 पत्थरों को मिलाकर एक फूल बनाते हैं। उसके बाद जो तीसरा वाला है वो है जो फकाड पे, जो ताजमहल की बाहरी दीवारों पे हुआ है, उसमें बहुत बड़े बड़े फूलों का इस्तेमाल हुआ है। मतलब एक बहुत बड़ा फूल जो कि आप समझिए करीब 12 इंचेस डाया का एक फूल है, और वो मात्र 6 पत्तियों से बन गया। इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है, इतिहास सामने खड़ा है ताजमहल का, और वहाँ जिस तरह का काम हुआ है पत्थर की खुदाई का, आज उसका एक रूप देखने को मिल रहा है। तो इतिहास तो सामने ही है, ताजमहल से बड़ा और क्या कह सकते हैं कि उसके पहले इतना उन्नत रहा होगा, तब तो ताजमहल में इतनी नक्काशी की गई है जो आज तक वह एक अनमोल धरोहर है विश्व के सामने, और अपने देश के अद्भुत कलाकारी का उत्कृष्ट नमूना है। एक एबेलोनी है, न्यूजीलैंड से आता है, वो भी शेल का एक पार्ट है। ये है, वो शाइन करता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। जिसकी हम बात करते हैं, ताजमहल की बात करते हैं, मून लाइट में बहुत खूबसूरत दिखता है। इसमें एक मदर ऑफ पर्ल है, मदर ऑफ पर्ल सी शेल या सीपी जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी उसकी भी क्वालिटी है। तो एक बहुत अच्छी वाली जिसकी शाइन बहुत खूबसूरत हो। एक एबेलोनी है, न्यूजीलैंड से आता है, वो भी शेल का एक पार्ट है। ये है, वो शाइन करता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। जिसकी हम बात करते हैं, ताजमहल की बात करते हैं, मून लाइट में बहुत खूबसूरत दिखता है। तो वो जब मून लाइट पड़ती है तो वो शेल जो है रिफ्लेक्ट करता है लाइक 3D, लाइक ग्लास की तरह से। तो वो इसलिए बड़ा मशहूर है ताजमहल मून लाइट के लिए। मार्बल के अंदर पत्थर 2-3 तरह के होते हैं। एक वाइट पत्थर होता है जिसे बोलते हैं मकराना, एक होता है ग्रेनाइट, ग्रीन वाला जिसे होता है, एक होता है ब्लैक वाला जो बेल्जियम होता है, बेल्जियम पत्थर। ये 3 तरह के पत्थर ज़्यादातर यूज जाते हैं इनले वर्क के अंदर। जो वाइट मकराना पत्थर होता है वो वहाँ से, जो मकराने से जब आता है तो वहाँ से कटिंग होकर आता है साइज बाई साइज के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर उसको फेस दिया जाता है। गेरू लगा के सफेद मार्बल को रंग दिया जाता है आगे की प्रक्रिया के लिए। ये मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी टेबल टॉप वगैरह प्लेट्स के लिए मेजरमेंट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। सही और सटीक चित्रण के लिए आवश्यक है सही और सटीक आधार। दो कारीगरों के हाथ में होता है ये, एक बनाने वाले की, एक भरने वाले की। दोनों ही मुश्किल काम है, क्योंकि भरने वाले की ये उंगली टेढ़ी पड़ जाती है और बनाने वाले की उंगलियां देख लो आप। जगह जगह से आए विभिन्न रंगीन पत्थर डालते हैं इस कला की खूबसूरती की नींव। पत्थरों को एक आकर्षक डिजाइन के रूप में लगाया जाता है।
गेरू से रंगे सफेद पत्थरों पर अब ये रेखाएं इन कारीगरों का मार्गदर्शन करती हैं। कितने सूक्ष्म औजारों से कितने बुलंद इरादों का ऐलान होता है इस मार्बल पर। एक एक पत्थर जैसे अपनी जगह लेता है, इस कलाकृति का कलात्मक मूल्य उड़ान लेने लगता है। आखिरकार गेरू हटाने पर बचते हैं मार्बल और उस पर जड़े पत्थर, जो कहते हैं इन अलबेले हाथों की कहानी। यदि मन में सृजनशीलता हो, अंतर मन में प्रकृति के लिए प्रेम हो, प्रकृति के अनबूझे रहस्यों को जानने की ललक हो, तो हस्तशिल्पकार की कृतियां कुछ बोलने लगती हैं, गुनगुनाने लगती हैं। मैं 16-17 साल की उम्र से कर रहा हूँ। आज मैं 75 का करीब हो गया। मैं अध्यापक रहा हूँ जूनियर हाई स्कूल में, नागरी पिचानी जूनियर हाई स्कूल है, इसमें सहायक अध्यापक रहा हूँ। रिटायर हो गया वहाँ से, काम कर रहा हूँ। बच्चे भी सब काम करते हैं। ये एक दिन में बन पाती है। अब हम तो इसको मजदूरी पे बना रहे हैं, 80-90 रुपये मिल रहे हैं। ये धार्मिक मूर्तियाँ हैं, ये बना रहे हैं। ताजमहल बनता है, पच्चेकारी होती है, और फ्लावर पॉट वगैरह ऐसे आइटम बनते हैं, टेबल टॉप बनते हैं। ये फूल पत्तियाँ बनाकर, इसको घिसका बनाकर इसमें खुदाई करके इसमें फिक्स करते हैं। इसमें टाइम बहुत लगता है। इसमें 2 जने काम करते हैं, एक आदमी फ्लावर बनाता है, एक आदमी इसे फिक्स करता है। यहाँ कस्टमर आते हैं, बातचीत भी करते हैं, देखते भी हैं, बहुत से देख के अजीब हो जाते हैं, इस तरह काम हो रहा है। पत्थरों को काट छांट कर एक नई शक्ल देना आसान नहीं होता। पत्थरों पर कल्पना को तराशने में हाथ कितनी चोटें खाते हैं, इसका एहसास ना तो उस समय उन्हें होता है, ना ही खरीदते समय हमें। लेकिन अंधकार में बिछौने पर पड़े हाथों की लकीरों में उभरता उनका दर्द कराहट में जरूर सुना जा सकता है। लेकिन उस कराहट में भी असीम शांति होती है, एक एक कलाकृति के सौंदर्य के एहसास की। तभी तो इन हस्तशिल्पियों की उड़ान ने कल्पना दी है बेशुमार कलाकृतियों को। हर कृति कहती है कहानी, ललक और उत्कृष्ट आकांक्षा की। आगे प्लान ग्रेजुएशन करने का है। ग्रेजुएशन के बाद में फिर कुछ अपना देखेंगे, जॉब वगैरह। ग्रेजुएशन ये अकाउंट्स में। पहले कुछ टाइम पहले लोग आते थे सीखने से, जब उन्होंने देखा इसके अंदर कोई मुनाफा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो इस चक्कर में हमने लोगों ने खुद ही नहीं सीखा इस चीज़ को। उसकी पहचान यही है कि मतलब ये देखिए, उसको ये देखना पड़ेगा कि कितनी मेहनत का काम है ये, और किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं, किस तरीके से स्टोन बाहर से आ रहा है, और किस तरीके से हम इसको बनाते हैं और करते हैं। यही इसकी काबिलियत है काम की। वहाँ पर क्या है कि अगर आप एक छोटा सा ये काम कोई कर दे कि जब वो पत्थर कर रहा है तो उस पर पानी डाल दिया जाए तो डस्ट नहीं उड़ेगी। तो एक बार डस्ट बाहर आ गई तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, कोई तरीका नहीं।
खुद अपने पसीने और दृढ़ता के साथ सींची इस धरोहर को, जो बहुत अद्भुत है, क्या उन्हें ये सौंपना चाहेंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को? अब मैंने आपको बताया, मैं 10 साल की उम्र से बैठा हूँ काम करने, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल। वो उस टाइम पे कोई हिसाब ही ऐसा नहीं था जो कि मतलब हम पढ़ लिख लेते। आज मेरी 50 साल की उम्र है। घर में काम होता था, पापा करते थे तो हमने चालू कर दिया काम पापा के साथ में। पापा ख़त्म हुआ है तब अकेले कर रहा हूँ काम, आगे किसी को नहीं सिखा रहा। क्योंकि काम के अंदर मेहनत ज़्यादा और मिलना कुछ नहीं है, बहुत मेहनत है इसके अंदर। तो बेलदार अच्छा है जो चुनाई करता है, ईंट गारा देता है, उसको 300, 350, 400 रुपये नफरी के मिल जाते हैं। यहाँ इतने भी नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसे काम से क्या फ़ायदा। फिर यही सोचा बच्चों ने भी कि भाई ऐसा हम पढ़ लिख रहा अपने आगे जिस माहौल के अंदर अल्लाह डालेगा वो हिसाब किताब देखेंगे दूसरा। कुल मिलाकर इसका भविष्य मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, और कुछ कर नहीं सकते। करना तो यही है, बच्चे तो इसी में पालने हैं। अगली पीढ़ी तक है, इसके आगे की पीढ़ी को नहीं सिखा रहे हूँ। सब इसको मतलब बिजनेस में चला गया जी, कारीगरी में, हैंडीक्राफ्ट में ना रह करके अब बिजनेस की तरीके से काम शुरू हो गया तो कारीगरी गिरती है। पहले ये हैंडीक्राफ्ट के मतलब हमें शौक़ होता था, हम अच्छे से अच्छा बना के दें, वो कीमत मिलती थी उसकी। अब ये है कि कैसा भी बन जाए, साइज ये होना चाहिए, कैसा बन जाए माल उसकी कोई बने। न वैसे कदरदान रहे अब, न बनाने वाले रहे, वो उसी रूटीन पे हमें आना पड़ता है। क्या करें, पेट तो भरना ही। जी इसके काम में वो उतना वो रहा नहीं है, कुछ ना उतनी कोई प्राप्ति हुई है इतनी जिससे आगे घर वाला खर्चा चलाना है मुश्किल इस टाइम पे। तो अगर घर वाले का खर्चा ही नहीं चल पा रहा है तो आप बच्चे क्या करेंगे आगे चल के? तो उनको और दूसरा और काम कोई सिखाएंगे, किसी आमदनी नहीं हो, कोई खर्चा भी चले। और इसमें घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ता है तो बाकी पढ़ाई वगैरह क्या चलाएंगे फिर। वास्तव में इन कलाकारों की कलाकारी की एक गरिमा है, अस्मिता है, उनका एक गौरवशाली इतिहास है जो हमेशा अतीत की गाथा ही नहीं कहता बल्कि वर्तमान की नींव भी होता है और भविष्य की दशा और दिशा का निर्धारण भी करता है। जिस कला ने इनकी जिंदगी को एक दिशा दी है, उस दिशा में सुधार के लिए प्रयासों का भी महत्व है। सबसे ज़्यादा ध्यान जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स पर होना चाहिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है कि आपने आजकल देखा होगा कहीं जगह पत्थर काट रहा होता है तो पहले तो धूल उड़ती थी, अब वो क्या उन्होंने एक छोटी सी टूटी लगा दी, पानी बहता रहता है, धूल नहीं उड़ती। अब वहाँ पर क्या है कि अगर आप एक छोटा सा ये काम कोई कर दे कि जब वो पत्थर कर रहा है तो उस पर पानी डाल दिया जाए तो डस्ट नहीं उड़ेगी। तो एक बार डस्ट बाहर आ गई तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, कोई तरीका नहीं। तो उसको एजुकेट करके और उसको जो है आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसको मास्क दें, सिर्फ देना, उसको समझाएं कि भाई ये क्यों हम दे रहे हैं, कैसे पहनना है, कब इसको बदलना है, वो सारी चीज़ें बड़ी एक ये भी काफ़ी बहुत बड़ा विषय है। जो यहाँ पर कंप्लीट पीस होता है, पीस होने के कंप्लीट होने के बाद में ज़्यादा मार्जिन तो नहीं है, थोड़ा बहुत मार्जिन रख के हम लोग उसको सेल करते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हम इसको सेल करेंगे उतनी ही जल्दी दूसरे कारीगर से हम तैयार कराने को तैयार रहेंगे, इनकी रोजी रोटी चलती रहे। अगर उसको महंगा पीस करके बेचेंगे तो नहीं सेल होगा, सस्ते में हम लोग बेचेंगे तो उनको एक रोजी रोटी मिलेगी जो इसके ऊपर डिपेंड है। जब हम बात करते हैं आर्ट वर्क की प्राइसिंग की, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ जेम्स स्टोन्स यूज्ड इन आर्टिकल।
साइज का इसमें कोई प्राइस नहीं है। हो सकता है बड़ा वाला आर्टिकल जो है वो सस्ता हो सकता है छोटा वाला एक्सपेंसिव हो, क्योंकि छोटे में अगर काम हमने ज़्यादा किया तो वो महंगा हो गया, बड़े में काम कम किया तो वो सस्ता हो गया। अब हमें देखना यह है कि जिस सांस्कृतिक संपदा की झलक पूरे भारत में देखी जा सकती है, जो हमें विरासत में मिली है, उसका हम संरक्षण कैसे करें, कैसे उसे निखारें। तभी तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इसे सौंप सकेंगे। इस विरासत में सब कुछ आता है, किले, महल, नक्काशियां ही नहीं, बल्कि गांव गलियारों में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती कारीगरी भी। जरूरी है इनकी कद्र करना और इनके अस्तित्व को बचाना। 30-40 तेरे त्रिया के मेल में, 30-40 तेरे त्रिया के मेल में, तेने खूब करी है मनमानी। अरे जसु ले ले देह बिरानी रे, जसु कर ले देह बिरानी। अरे 60-70 को तू है आयो, 60-70 को तू है आयो, फिर काउन न प्यायो तो पानी रे, जसु कर ले देह बिरानी रे, जसु कर ले देह बिरानी। यह भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा ही तो है जो हर किसी को अपनाने का संदेश देती है। और शायद यही कारण है कि हमने न सिर्फ भारत की ही बल्कि दूसरी सभ्यताओं और मान्यताओं को भी इज्जत दी है। इसी तरह की एक अलग ही दास्तान कहता है हरियाणा का फारूख नगर।